Hello students, we are going to start chapter 3rd, 8th class, science. Chapter name is synthetic fibers and plastic. चैप्टर के नाम को देखिए, पहले समझिए इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम। सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि आपने 7th क्लास के अंदर किया था। नेचुरल फाइबर्स, कॉटन के बारे में, वूल के बारे में, सिल्क के बारे में। अब हम 8th क्लास में करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक का मतलब है जो कि मैन मेड हो, जो आर्टिफिशियली बनाया गया हो, उस फाइबर के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। और उसके बाद इसके अलावा हम करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक भी एक आप सिंथेटिक टाइप का एक पॉलीमर ही होता है। तो कैसे बनता है प्लास्टिक और क्या यूजेस हैं, कहाँ पे इसको हमें यूज़ कम करना चाहिए, एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखें ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करके, तो इसके बारे में करेंगे अभी हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, फैब्रिक के बने होते हैं। देखो एक तो होता है आपका फाइबर और एक होता है आपके फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या है, कपड़े, और फाइबर्स को वो हम क्या बोलते हैं, रेशे। रेशों से क्या तैयार किए जाते हैं, रेशों को बुनकर उनसे तैयार किए जाते हैं कपड़े। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक कहाँ से बनाए जाते हैं, आपके कपड़े कहाँ से तैयार किए जाते हैं, रेशों से तैयार किए जाते हैं। और रेशों को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। और जो ये रेशे हमें मिलते हैं जिससे हम अपने कपड़ों को रेडी करते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं सोर्स उसका, और उसका सोर्स क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल का मतलब उनका सोर्स हमारा प्लांट्स भी हो सकते हैं, और आर्टिफिशियल मतलब वो किसी केमिकल का यूज़ करके भी हमारे फाइबर्स बनाए जा सकते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर। क्या आप यहाँ पे कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम दोगे। जैसे कि पता ही आपको, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये किसके एग्जाम्पल आपके नेचुरल फाइबर्स के। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हम कपड़े तो बनाते ही हैं फाइबर से, फैब्रिक्स तो बनाते ही हैं। फैब्रिक्स के अलावा हम बहुत सारे आइटम्स हैं जो हाउस होल्ड आइटम्स, आर्टिकल्स, उसको भी हम किसका यूज़ करके बनाते हैं, फाइबर्स का यूज़ करके। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। हमें लिस्ट देनी है, हमें नाम देना है उन आर्टिकल्स का जिसका यूज़ करके हम जिसमें फाइबर्स का यूज़ करके उन आर्टिकल्स को बनाया जाता है। Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers। फिर हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे कि आपके सामने एक टेबल दी गई है 3.1, इसमें आपको आर्टिकल का नाम लिखना है और आपको बताना है कि जो आपका आर्टिकल है वो नेचुरल फाइबर से बना हुआ है या फिर आपका आर्टिफिशियल फाइबर से। जैसे कि आर्टिकल में ये टेबल आप खुद फिल करेंगे, एक दो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके पास है रोप। रोप, जैसे मैंने आर्टिकल का नाम लिखा है रोप, तो रोप किस चीज़ से बना होता है आपका, आर्टिफिशियल फाइबर से। उसके बाद दूसरा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है टूथब्रश। टूथब्रश के जो ब्रशल्स हैं और जो टूथब्रश का जो हैंडल है वो आपका दोनों किससे बना होगा, आपका आर्टिफिशियल फाइबर से। उसके बाद इसी तरह के आप और एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे बकेट ले लिया, मग ले लिया आपने, या कोई भी आपका कॉम हो गया, या फिर आपके जैसे कि लाइफ जैकेट हो गई, या फिर कर्टेंस हो गए। तो इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, और उसको आप यहाँ पे आर्टिकल के अंदर फिल करेंगे। अपने आप से ट्राई करना है आपको, और फाइबर में आप बताएंगे वो नेचुरल है या फिर वो आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, कॉटन है, वूल है, सिल्क है। ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन मतलब कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से यूज़ करके मिलते हैं। जैसे आपको पता है वूल है, ऊन है आपकी, उसके लिए आपको क्या है, एनिमल का यूज़ करना पड़ेगा, उसके हेयर रिमूव करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको वूल मिलेगी। और सिल्क है, सिल्क में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिल्क वॉर्म एनिमल को रियर करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा उसको, फिर उससे हम प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, सिल्क फाइबर। और कॉटन आपको पता है, कॉटन कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट ग्रो करवाते हैं हम कॉटन लेने के लिए। तो आपको यहाँ पे दो नज़र आया होगा कि जो हमारे सोर्सेज हैं नेचुरल फाइबर के, वो प्लांट्स भी हैं और साथ में क्या है, एनिमल्स भी है। कॉटन तो आपका एग्जाम्पल आ गया प्लांट्स के अंदर, और वूल और सिल्क आपका एग्जाम्पल आ गया एनिमल्स के अंदर।
अब उसके बाद है आपका द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जो सिंथेटिक फाइबर, जो कि चैप्टर का नाम है, उसको कौन बनाते हैं? उसको बनाते हैं हम खुद बनाते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स रेडी करते हैं उनको। इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स बोल सकते हो आप इनको, सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हो, और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? इसको हम मैन मेड फाइबर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को समझने से पहले कि हम यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है हमें, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे एक नेकलेस है और दूसरा हमारा पेपर क्लिप का यूज़ करके एक लॉन्ग चेन बनाई गई है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। आपको क्या करना है? एक थ्रेड लेना है, आपको मोती लेने हैं जिसको हम बीड्स बोलते हैं, और थ्रेड के अंदर आपको मोतियों को क्या करना है? पिरोना है। और जैसे ही आप मोतियों को थ्रेड के अंदर पिरोते हो तो आपके पास क्या रेडी हो जाएगा? एक नेकलेस रेडी हो जाएगा। तो इस नेकलेस के अंदर क्या हुआ? हमने छोटे छोटे यूनिट्स मतलब छोटे छोटे जो मोती हैं उनको हमने पिरोया है, और एक हमारे पास क्या रेडी हो गई है? बड़ी यूनिट। और बड़ी यूनिट को हमने क्या नाम दे दिया है? नेकलेस। जो बीड्स हैं उनको हमने छोटी यूनिट बोला है, और जो नेकलेस रेडी हो गया है वो क्या है? हमारी बड़ी यूनिट। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। देखो आपने देखी होंगी ये पेपर क्लिप्स को क्या किया गया है? एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है, और जोड़ने के बाद क्या बना दी गई है? उसकी एक लंबी चेन। तो आपको ये बोला गया है कि आपको इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? जो बीड्स आपने यूज़ की हैं, जो पेपर क्लिप आपने यूज़ की हैं, दोनों को यूज़ करके क्या बना दिया गया है? एक लंबी चेन बना दी गई है। तो इसी तरह का कुछ हमारा प्रोसेस यूज़ होता है सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर करने के लिए। उसके अंदर भी क्या किया जाता है? छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन किया जाता है, और उसके बाद फिर हमारे पास फाइबर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ से अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर भी क्या है? हमारे पास एक चेन है। जैसे कि हमने किसको बनाया था? नेकलेस को बनाया था अभी, और जो पेपर क्लिप की चेन बनाई थी हमने, तो उसी की तरह क्या है? हमारा सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन है। और इस चेन के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी जो यूनिट्स है वो क्या होती है? एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइंटिफिक जो डेफिनेशन आई हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की, सिंथेटिक फाइबर्स आर अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट together like the beads joined to make a necklace and the paper clips used to join to make a long chain. ई स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। देखो अब जैसे जो बीड्स हमने यूज़ किए थे नेकलेस बनाने के लिए, उसी तरह आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? केमिकल की जरूरत पड़ती है। और केमिकल की हमें क्या लेनी पड़ती है? एक छोटी सी यूनिट लेनी पड़ती है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो हम छोटी यूनिट्स यूज़ करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? मोनोमर्स। क्या नाम है जो छोटी यूनिट हम यूज़ करेंगे? मोनोमर। जैसे बीड था आपका, बीड क्या था आपका? जो मोती था वो एक मोनोमर की तरह ही है नेकलेस को बनाने के लिए। और जब ये बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लंबी यूनिट बना देंगे, एक सिंगल लंबी यूनिट बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया व्हाट आर पॉलीमर। व्हेन स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट। स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बोलते हैं, और बड़ी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। एक्चुअल में पॉली के अंदर दो ग्रीक लेटर है हमारे, एक तो है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट और पार्ट। जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स क्या हैं? जुड़ी हुई हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? पॉलीमर। और मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। मर का मतलब क्या है? यूनिट और पार्ट। मोनोमर के अंदर एक सिंगल यूनिट होगा, एक सिंगल पार्ट होगा, और पॉलीमर के अंदर क्या होगा? हमारा बहुत सारे पार्ट्स जुड़े होंगे, या बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ी होंगी। लास्ट में देखिए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। जो पॉलीमर है वो किस चीज़ का बना होता है? बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स का। पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर ऑल्सो। जो पॉलीमर है हम जिनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं वो हमारे नेचर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन। कॉटन क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है। आर्टिफिशियल पॉलीमर हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन कॉटन क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि हमारी नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाया है। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे, जिसको बहुत छोटी छोटी जो यूनिट्स जुड़ती हैं उसका नाम क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। तो हम क्या बोल सकते हैं? कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर। और कॉटन किसका पॉलीमर है? सेलुलोज का पॉलीमर है। और सेलुलोज के अंदर क्या होता है? हमारी बहुत सारी जो ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ के तब किसकी फॉर्मेशन करती हैं? सेलुलोज की फॉर्मेशन करती हैं। तो कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्योंकि चैप्टर का नाम ही सिंथेटिक फाइबर है तो हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स के बारे में करेंगे, क्या यूजेज है सिंथेटिक फाइबर्स के और कैसे इन सिंथेटिक फाइबर्स को हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका सबसे जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, रेयन। क्या नाम है यहाँ पे, रेयन। रेयन आपका आर्टिफिशियल सिल्क को ही रेयन बोला जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क है रेयन का दूसरा नाम, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आर्टिफिशियल सिल्क को ही क्या बोलते हैं हम, रेयन बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. जो रेयन है सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, चाइना के अंदर हुई थी। और इसको किसके यूज़ करके बनाया गया था, सिल्कवॉर्म का यूज़ करके सिल्क फाइबर को रेडी किया गया था। लेकिन चाइना ने क्या किया, लंबे टाइम तक इस सीक्रेट को किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद आगे देखिए, फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वॉज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक ऑब्टेन होंगे मतलब जो कपड़े बनाते हैं हम सिल्क फाइबर के, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटिंग एवरीबडी। लेकिन इसका जो टेक्सचर है, जो बनावट है इनके कपड़ों की, वो बहुत क्या होती है, बहुत ही सुंदर होती है, जो कि सभी के द्वारा पसंद की जाती है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। देखो आपको पता है वैसे तो बहुत महंगे फाइबर्स आते हैं हमारे सिल्क के, कपड़े बहुत महंगे होते हैं सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं। तो क्या किया गया, आर्टिफिशियली सिल्क को बनाने के लिए तैयारियां की गई कि कैसे आर्टिफिशियली हम सिल्क को रेडी करें। ये जो हमारी अटेम्प्ट थी आर्टिफिशियल सिल्क को रेडी करने की, टुवार्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हम इसमें क्या हो गए, सक्सेस हो गए। तो हमें क्या मिला, एक ऐसा फाइबर मिला जिसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसके सिमिलर थी, सिल्क के सिमिलर थी। लेकिन ये कैसा फाइबर था, ये था हमारा सिंथेटिक फाइबर। और इसी सिंथेटिक फाइबर को क्या नाम दिया गया, रेयन। और रेयन का दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं इसको हम। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। देखो जो हमारा ये फाइबर ऑब्टेन होता है, जो रेयन है जिसका नाम, आर्टिफिशियल सिल्क भी जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा कुछ एक जो नेचुरल पार्ट है, नेचुरल पार्ट में क्या हमारा वुड पल्प, उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, केमिकल्स के साथ। उससे जाके फिर हमारा क्या बनता है, आर्टिफिशियल सिल्क। मतलब आप बोल सकते हो कि जो ये फाइबर है इसको बनाने के लिए हमारे कुछ एक जो रॉ मटेरियल्स हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल्स को इसको हम यूज़ करके आर्टिफिशियल सिल्क को प्रिपेयर करते हैं। Although rayon is obtained from natural source wood pulp, yet it is man-made fiber. आपको पता है नेचुरल सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, वुड पल्प यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर, फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर इसको बोला जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। और इसकी खासियत क्या है, ये सिल्क से क्या है, जो कि हमारा नेचुरल फाइबर है उससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। और इसको भी हम वूवन कर सकते हैं, बुनाई करके इसको सिल्क फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं, जो सिल्क है हमारा, जो नेचुरल सिल्क है उसके कंपेयर में जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको डाई किया जा सकता है वैरायटी ऑफ कलर्स के अंदर। मतलब इसके अलग अलग कलर्स के कपड़े हम आराम से बना सकते हैं। और क्या फ़ायदा है इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉटन के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। जो आपकी आर्टिफिशियल सिल्क है उसकी मिक्सिंग किसके साथ की जाती है, कॉटन। कॉटन क्या है आपका, नेचुरल फाइबर। और उससे क्या बनाई जाती है, बेड शीट्स। उसके अलावा जो आपका रेयन है उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, वूल के साथ मिक्स किया जाता है। और वूल कैसा फाइबर है आपका, नेचुरल फाइबर। और उससे क्या बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने किया कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको हम रेयन बोलते हैं। और आर्टिफिशियल सिल्क सेम किसकी तरह लगता है, हमें सिल्क की तरह ही लगता है, लेकिन ये एक नकली सिल्क है, इसको हम असली सिल्क नहीं बोल सकते। और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक हमें रॉ मटेरियल प्लांट पार्ट का यूज़ करना पड़ता है। और प्लांट पार्ट का नाम क्या है जिसको हम यूज़ करके इसको प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम है आपका वुड पल्प। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हमारा रेयन के बारे में कंप्लीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। यहाँ से लिख सकते हो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द रेयन, आप बोलेंगे आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट है आपका नाइलॉन। नाइलॉन भी क्या है, एक मैन मेड फाइबर है। और ये भी क्या है आपका, आर्टिफिशियल फाइबर ही बोलेंगे इसको।
इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। देखो जैसे कि आपने पीछे देखा है कि जो रेयन है उसको बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी थी। रॉ मटेरियल किसका लिया हमने, प्लांट पार्ट यूज़ किया था, वुड पल्प यूज़ किया था। लेकिन नायलॉन हमारा पहला ऐसा फाइबर बनाया गया जिसको बनाने के लिए हमने कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल, ना तो प्लांट पार्ट यूज़ किया हमने और ना ही एनिमल पार्ट यूज़ किया। और ये पूरा का पूरा हमने किससे बनाया, बाय द यूज़ ऑफ द केमिकल। अब देखिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है हमें इसको बनाने के लिए। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये किस चीज़ का यूज़ करके बनाया गया, कोल का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, और साथ में किस चीज़ का यूज़ किया यहाँ पे, वाटर का। अंडरलाइन कर देते हैं हम, कोल है आपका, वाटर है और साथ में एयर है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आया यहाँ पे, नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो आपका आंसर क्या होगा, नायलॉन। या फिर इससे के अलावा एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नेम द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इन विच प्लांट पार्ट आर यूज, तो उसका आप नाम क्या देंगे, रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। अब इसके कपड़ा है जो हमारे पास नायलॉन का, उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं अभी हम। नायलॉन फाइबर वो स्ट्रॉन्ग होता है ये, इलास्टिक का मतलब है स्ट्रेचेबल है ये, एंड लाइट का मतलब है कि इसका जो वेट है वो क्या होता है, कम होता है। तो नायलॉन जो फाइबर उसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, आराम से स्टिच वो कर सकते हैं इसको, जो खिंचाई की जा सकती है इसकी, मतलब उसके बाद इसका नेक्स्ट है लाइट मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ वेट कम होता है। इट वॉज लश्यरस, जो इसका कपड़ा है इसके अंदर क्या होती है, शाइनिंग होती है, एंड ईजी टू वॉश, और इसको जो वॉश करना है वो भी क्या है, बहुत ही आसान है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसलिए एक नायलॉन जो फाइबर है उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है आज के टाइम पे, क्या बनाने के लिए, क्लॉथ्स को बनाने के लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हम बना सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ द नायलॉन। देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं, सॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, इन सब को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नायलॉन फाइबर का। देखिए आपको यहाँ पे कर्टेन नज़र आ रहे हैं, ये सॉक्स भी नज़र आ रही है, टूथब्रश भी नज़र आ रही है, रोप्स भी नज़र आ रही हैं, तो ये सब किस चीज़ का यूज़ करके बनाई जाती है, नायलॉन फाइबर का। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन, ये रेयन के मतलब वही सिल्क वाले फाइबर्स हैं, उसका यूज़ करके हमारा सिल्क क्लॉथ्स बनाए गए हैं, लेकिन ये कैसे हैं, आर्टिफिशियल सिल्क है। नेक्स्ट देखिए बूझो क्या पूछना चाह रहा है आपको यहाँ से, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। इन्होंने ये बोला है कि जो नायलॉन फाइबर है क्या वो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, पैराशूट बना सकते हैं और रोप्स बना सकते हैं, क्या करने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग्स के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे कौन कौन से फाइबर किए हैं, एक तो किया हमने यहाँ पे नायलॉन और एक किया हमने यहाँ पे रेयन। अभी देखिए इन्होंने पीछे बोला था नायलॉन फाइबर का यूज़ करके क्या बनाया गया है, पैराशूट्स बनाए गए हैं, देख पा रहे हो अभी यहाँ पे पैराशूट्स को आप। और देखिए दूसरा यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, रॉक क्लाइंबिंग करते हुए नज़र आ रहा है एक पर्सन आपको। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फाइबर है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, ये ड्यूरेबल है। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर, जो स्टील वायर है उससे भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर है हमारा नायलॉन का थ्रेड, मतलब एक मेटल जो हमारे पास एक एलोए है उससे कंपेयर कर दिया इन्होंने नायलॉन थ्रेड को। अभी इन्होंने पीछे क्वेश्चन किया था ना कि क्या इतना स्ट्रॉन्ग है जिसका हम यूज़ पैराशूट क्लाइंबिंग के लिए या फिर रोप क्लाइंबिंग के लिए करते हैं। यस, इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्ग देन द स्टील वायर, स्टील वायर से भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है नायलॉन का थ्रेड। इसलिए क्या करते हैं हम इसका यूज़ करके रोप क्लाइंबिंग करते हैं और पैराशूट्स का बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है, एक्टिविटी के अंदर आपको दिया गया है टेक एन आयरन स्टैंड, एक आयरन स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, क्लैम्प कौन सा है इसमें आपको, ये जो साइड में ये नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैम्प, और ये पूरा क्या हमारे पास आयरन स्टैंड। टेक अ कॉटन थ्रेड, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, कॉटन थ्रेड लेना आपको, कितनी लेंथ का लेना है यहाँ पे, 60 सेंटीमीटर लेंथ। टाई इट टू द क्लैम्प, इसको आपको क्या कर देना है, बांध देना है क्लैम्प के साथ, सो डैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम इट, और ये किस तरह से बांधना आपको कि ये आराम से क्या कर सके, इसको लटक जाए आराम से या हमारा एयर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको क्या बताना है, आपको इसके अंदर वेट रखना है, जो नीचे आपको पेन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे,
देखिए ये पेन है, इसके अंदर आपको क्या रखना है, वेट रखना है। ये वेट दिख रहा है इसके अंदर आपको। और उसके बाद क्या नज़र आएगा आपको यहाँ पे चेक करना है, अलग अलग हम यहाँ पे फाइबर्स लेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग फाइबर्स लेने हैं और यूज़ करना है कि कौन से फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। तो देखिए आगे क्या किया गया है इन्होंने, ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक। आपको क्या करना है, इसके अंदर पेन के अंदर आपको वेट ऐड करते जाना है। कब तक आपको वेट ऐड करना है, जब तक हमारा थ्रेड टूट ना जाए। फिर आप नोट करेंगे कितना वेट आपका जो थ्रेड है वो सहन कर पाया, कितने वेट के बाद वो टूट गया है। तो इससे हम रिपीट करेंगे ये एक्टिविटी। थ्रेड ले लिया, एक बार हमने कॉटन का ले लिया है, एक बार हमने वूल का थ्रेड ले लिया है, फिर हमने पॉलिस्टर का ले लिया है, सिल्क का ले लिया है, नायलॉन का ले लिया है। तो इससे हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा जो हमारा थ्रेड है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन ज़्यादा वेट को सहन कर सकता है। अब इसमें आपको ये फिल करना है एक्टिविटी के अंदर कि कॉटन कितना जो थ्रेड था। और जो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमें थ्रेड लेना है उसकी जो लेंथ है हमें सेम रखनी है। अगर कॉटन थ्रेड लिया तो कॉटन की लेंथ, वूल की लेंथ, सिल्क की लेंथ और नायलॉन की लेंथ हमें क्या रखनी है, सेम रखनी है। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होगा वो होगा आपका नायलॉन, उसके बाद आपका सिल्क, फिर आपका वूल, और सबसे जो वीक मतलब जो जल्दी से टूट जाएगा आपका, जल्दी से ख़राब हो जाएगा, जो कम वेट सहन कर पाएगा वो फाइबर कौन सा होगा आपका, कॉटन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम पॉलिस्टर, एक्राइलिक और जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स बचे हुए हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है नेचुरल फाइबर क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर क्या है, क्या क्या यूज़ है इनका, कैसे बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, डिस्कस कर चुके हैं। रेयॉन एंड नायलॉन कैसे बनाया जाता है, उनको बनाने के लिए हमें किस किस केमिकल की या किस नेचुरल मटेरियल की ज़रूरत है वो हम बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे दो और बचे हुए हैं हमारे जो केमिकल सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो। सबसे पहले फर्स्ट है आपका पॉलिस्टर और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्राइलिक। तो पॉलिस्टर के बारे में पढ़ते हैं अभी हम पहले। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर ही है हमारा पॉलिस्टर। रेयॉन, नायलॉन इससे पहले हम कर चुके हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डोंट गेट रिंकल्ड ईजिली। जो फैब्रिक बनाए जाते हैं, जो कपड़े बनाए जाते हैं इस फाइबर से, वो जल्दी से रिंकल नहीं होते। रिंकल का मतलब है कि सिलवटें जल्दी से इनके ऊपर नहीं आती है, इनको इस कपड़ों को ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये कपड़े कैसे रहते हैं, कुरकुरे रहते हैं, मतलब इनको ऐसा लगेगा आपने कि आपने क्या कर रखा है, प्रेस कर रखा है इनके ऊपर। एंड इट ईजी टू वॉश, इट इज़ ईजी टू वॉश का मतलब क्या है, ये आसानी से कपड़े साफ भी हो जाते हैं, जल्दी से इनकी धुलाई हो जाएगी। सो इट इज़ क्वाइट स्टेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इसीलिए इनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पॉलिस्टर का कपड़े बनाने के लिए, ड्रेस मटेरियल को रेडी करने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा भी होगा पॉलिस्टर शर्ट्स वगैरह, ड्रेसेस वगैरह डाले हुए बहुत सारे पीपल्स को। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। जो टेरिलिन है वो किसका एग्जाम्पल है, पॉलिस्टर का ये एग्जाम्पल है। मतलब टेरिलिन इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ ड्रॉन इनटू वेरी फाइन। जो टेरिलिन है, मतलब अगर आप पॉलिस्टर की बात कर रहे हैं तो पॉलिस्टर क्या है आपका, टेरिलिन ही है। टेरिलिन का मतलब क्या आपका, पॉलिस्टर ही है। दूसरा नाम है, मतलब एक सिंपल नेम दे दिया गया है। पॉलिस्टर यूज़ ना करने की बजाय हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, टेरिलिन वर्ड यूज़ करेंगे पॉलिस्टर की जगह पे। इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। जो हमारा टेरिलिन है उसके हम क्या कर सकते हैं, पतले पतले फाइबर्स बना सकते हैं। और उन फाइबर्स को हम क्या करेंगे, वूवन लाइक इनटू एनी अदर यान। और उसको यान का मतलब होता है धागा, तो उसको हम वूवन करके क्या कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, यान के अंदर, धागे में उनको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो अभी हमने किसके बारे में किया, ये पॉलिस्टर के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पहेली क्या बोल रही है यहाँ पे। माई मदर ऑलवेज बाय पेट बोटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज़। इन्होंने बोला यहाँ पे कि जो इसने ज़्यादातर देखा है कि जो इसकी मदर है वो पेट बोटल्स खरीदती हैं और ज़्यादातर पेट जार्स यूज़ करती है, क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए राइस, शुगर। जैसे आपने देखा होगा किचन के अंदर ज़्यादातर जो हमारे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम स्टोरेज करते हैं वो ज़्यादातर आपके पेट के या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। स्पेशली लिखा होता है बोटल्स के ऊपर पेट बोटल्स। तो पेट एक्चुअल में है क्या, पेट के अंदर क्या किया जाता है आपका, जो पॉलीथीन है,
ठीक है, पॉलीथीन यूज़ किया जाता है इसके अंदर। इसकी फुल फॉर्म चेक कीजिए क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरापिथलेट। ये भी क्या है, एक तरह का पॉलिस्टर ही है। देखो हमने पीछे किया था टेरिलिन, जो टेरिलिन भी क्या है, एक तरह का पॉलिस्टर ही है। और पेट भी क्या है, एक तरह का पॉलिस्टर ही है। मतलब एक तरह का क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर ही है, जिसका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, जिससे हम जो घर पे जार वगैरह यूज़ करते हैं, जो वाटर बोतल यूज़ करते हैं हम पेट की, वो सब किसका यूज़ करके बनाया जाता है, पॉलिस्टर का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, बताया गया है पेट का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, बोटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए। जो रील होती है ना, जो हम फिल्म के अंदर यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए, तो फिल्म बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेट का। और पेट क्या है, पेट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर। मतलब पॉलिस्टर का यूज़ करके हम कपड़े भी बनाते हैं, और पॉलिस्टर का यूज़ करके हम घर के जो आइटम्स हैं किचन वगैरह के, जो वाटर बॉटल्स हैं, उसको भी हम बनाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग मेड अप ऑफ पॉलिस्टर। तो आपको अपने आसपास में ऑब्जर्व करना है और उनकी लिस्ट बनानी है आपको, जो पॉलिस्टर से बनी हुई आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉलिस्टर के बारे में बताया गया आपको। पॉलिस्टर को 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस एस्टर। पॉली का मतलब क्या है, एक पॉलीमर है ये, और किसका पॉलीमर है ये, एस्टर मोनोमर्स यूनिट का। तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। मतलब पॉलिस्टर बनाने के लिए जो एस्टर्स की जो यूनिट्स होती हैं, मोनोमर्स होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पॉलिस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम बात करेंगे एस्टर क्या होते हैं। एस्टर एक ऐसे केमिकल हैं जिनका यूज़ हम परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे जो स्वीट स्मेलिंग एजेंट है ना, परफ्यूम हो गया, या फिर आपके जो हम आइसक्रीम वगैरह के अंदर जो हम फ्लेवर ऐड करते हैं, वेनिला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो ये जो भी हमारी जो स्मेल आती है, जो अच्छे वाली जो फ्रूट स्मेल है, उसको कौन प्रोवाइड करता है, एस्टर। और एस्टर होते क्या, एक तरह के केमिकल्स। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। आपने कई बार सुना होगा, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो जो शॉपकीपर है वो आपको क्या बोलता है कि ये आपका पॉलीकोट है कपड़ा, आपको मतलब वो वैरायटी बताता है ये कपड़ा है किस चीज़ का, टेरिकोट है या पॉलीवूल है। जो वो टेरिकोट वर्ड यूज़ करता है, पॉलीवूल वर्ड यूज़ करता है, एक्चुअल में क्या मतलब है उसका, उसके अंदर क्या है आपका, जो इस तरह के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, अलग अलग तरह के फाइबर्स का। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया सबसे पहले पॉलीकोट। पॉलीकोट में देखिए, एक तो वर्ड है आपका पॉली और दूसरा है आपका कोट। जो पॉली वर्ड है वो लिया गया आपका पॉलिस्टर से, पॉलिस्टर से आपका जो पॉली वर्ड है वो ले लिया गया है, और जो कॉटन है, कॉटन से आपका कौन सा वर्ड लिया गया है, कोट। तो दोनों का मिक्सचर है आपका पॉलीकोट के अंदर। मतलब इसके अंदर क्या है, आपका पॉलिस्टर भी है और साथ में आपका कॉटन फैब्रिक भी है। दोनों को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। सेम उसके बाद आपका पॉलीवूल। पॉलीवूल के अंदर किसका मिक्सचर है, पॉलिस्टर का मिक्सचर है, और साथ में कौन सा फाइबर, आपका जो नेचुरल फाइबर आपका वूल है, वो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या है, मिक्स है। एक और बच गया हमारे यहाँ पे टेरिकोट। टेरिकोट में किसका मिक्सचर है, टेरिकोट में टेरिलिन। और टेरिलिन क्या है आपका, एक तरह का पॉलिस्टर ही है। मतलब इसके अंदर टेरिलिन प्लस कॉटन, 2 आपके फाइबर्स इसके अंदर मिक्स हैं। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे बात करेंगे एक्राइलिक की। एक्राइलिक क्या है, एक तरह से आपको पता होगा, जो वूल के कपड़े हमारे जैसे ब्लैंकेट वगैरह है, या जो हम वूलन कपड़े डालते हैं, वो एक्चुअल में वो हमारी नेचुरल वूल नहीं है। वो वूल केमिकल्स को यूज़ करके बनाई जाती है वो वूल, क्योंकि जो नेचुरल वूल है उसके लिए हमें शिप वगैरह पालने पड़ेंगे, और जो उसकी जो वूल होती है वो काफ़ी प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा वूल को हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्या किया जाता है, उसको केमिकली प्रिपेयर किया जाता है वूल को। तो जो आपका आर्टिफिशियल वूल है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्राइलिक। क्या नाम है आर्टिफिशियल वूल का, एक्राइलिक। और रेयन किसका नाम था, आपने किया था आर्टिफिशियल सिल्क का। आर्टिफिशियल सिल्क है आपका यहाँ पे रेयन, और जो आपका आर्टिफिशियल वूल है उसका नाम क्या है यहाँ पे, एक्राइलिक। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वी वियर स्वेटर्स, यूज शॉल, ब्लैंकेट्स इन द विंटर। पता है आप यूज करते हैं इन सभी चीज़ों को। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ज़्यादातर इसमें से जो आप यूज़ करते हैं चीज़ें, वो जो नेचुरल वूल है उससे नहीं बनाई जाती, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। लेकिन हमें लगता कैसा है वो, कि वो वूल से ही बने हुए हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। वो एक दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं, जो भी हमें वूल जैसे वो कपड़े दिखते हैं, और उसका क्या नाम है यहाँ पे, एक्राइलिक। क्या नाम है, एक्राइलिक है।
अभी बताया गया आपको कि किस प्रोसेस से जो वूल है वो वूल के कंपैरिजन में हम जो एक्राइलिक का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो कलर वगैरह प्रोवाइड करना है वो कैसा है, इसके लिए आसान है। तो देखिए, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो वूल हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं, जो एनिमल से मिलती हैं, वो ज़्यादातर क्या होती है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगी ज़्यादा होती है वो। वेयरएज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो कपड़े हम एक्राइलिक से बनाते हैं, जो वुलन क्लोथ्स, वो कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन द वैरायटी ऑफ कलर, और वो हमारे पास बहुत सारे कलर्स की वैरायटी के अंदर अवेलेबल है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। अब देखिए, आपको पता ही होगा, जैसे कॉटन के कपड़े हम यूज़ करते हैं लेकिन वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, डलनेस जल्दी आ जाती है उनको मेंटेन रखना, उनको प्रेस करना, हर बार आपको डालने से पहले क्या करना पड़ता है, उनको प्रेस करना पड़ता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक भी चलते हैं, सस्ते भी होते हैं और हर कोई उसको यूज़ भी कर सकता है ईजिली। तो ये बोला गया यहाँ पे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में आज के टाइम पे ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आपकी 6th क्लास के अंदर है ये 7th क्लास के अंदर आपने ये एक्टिविटी की होगी। एक्टिविटी 3.6 है आपकी। तो इसके अंदर आपने क्या चेक किया होगा, अगर हम सिंथेटिक फाइबर को जलाएं और नेचुरल फाइबर को जलाएं तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो जलते टाइम पे क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मतलब वो पिघल जाते हैं। और पिघलने की वजह से क्या होता है, वो हमारी जो स्किन है उसके साथ स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इनसे जो जलना है हमारा, और जो नेचुरल फाइबर के जो हमने कपड़े डाल रखे हैं उनसे अगर हम जलें तो ज़्यादा डेंजरस हमारे लिए कौन सा होगा, सिंथेटिक फाइबर अगर हमने डाल रखे हैं और उस टाइम पे अगर हमें आग लग जाए किसी भी तरीके से तो वो हमारे लिए ज़्यादा डिजास्टरस होता है, ज़्यादा हार्मफुल होगा हमारे लिए। तो इसके अंदर आपको यही बताया गया है कि कैसे आप कंपेयर करेंगे सिंथेटिक फाइबर और जो नेचुरल फाइबर है उसकी बर्निंग को। तो चेक कीजिए, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर you find that their behavior is different from that of the natural fiber। सिंथेटिक फाइबर को अगर बर्न किया जाए तो उसका जो बिहेवियर है वो नेचुरल फाइबर से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। यू हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। अगर सिंथेटिक फाइबर्स को हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की। वैसे तो हमें पता है सस्ते हैं, अफोर्डेबल हैं, यूज़ ईजिली कर सकते हैं, धोने का ज़्यादा इसमें सिस्टम नहीं है, आसानी से धुल जाएंगे, सूख भी आसानी से जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है इनके अंदर सबसे बड़ी इनकी जो डिसएडवांटेज है वो है ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाएंगे हीट करने के बाद। और इफ़ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर। और अगर हमारे कपड़ों में आग पकड़ ली है तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। और जिस पर्सन ने इनको वियर कर रखा है आर्टिफिशियल फाइबर को, अगर उसके अंदर किसी भी तरह से अगर आग लगती है कपड़ों के अंदर तो वो उसकी बॉडी के साथ क्या हो जाएंगे, मेल्ट होके स्टिक हो जाएंगे। We should therefore not wear synthetic cloth while working in the kitchen or in the laboratory। आपको पता है किचन के अंदर आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें खाना कुक करना पड़ता है वहाँ पे, और लेबोरेटरी के अंदर भी क्योंकि हमें बहुत सारे केमिकल्स को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक करना पड़ता है। तो हमें इस तरह की सिचुएशन में लैब्स के अंदर या फिर किचन्स के अंदर हमें अवॉइड करना चाहिए सिंथेटिक कपड़े यूज़ करने से। हमें वहाँ पे कौन से कपड़े डालने चाहिए, हमें वहाँ पे वी मस्ट यूज़ नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। तो जो पहेली है अब उसको समझ में आया ये पढ़ने के बाद कि उनकी जो मदर है वो कभी भी किचन के अंदर पॉलिस्टर के जो कपड़े हैं वो या कोई भी जो आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स है वो किचन के टाइम पे वो उनको वियर नहीं करती है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे आग लगने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, जितने भी हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको बनाने के लिए कुछ एक हमें पेट्रोलियम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनको यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, उन पेट्रोलियम्स के जो प्रोडक्ट्स हम जो यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। मीन्स यू कैन से पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोकेमिकल्स की। और पेट्रोकेमिकल्स हैं क्या, जब हम पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो कुछ एक केमिकल्स हमारे पास बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स।
पेट्रोकेमिकल्स, बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स का। तो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर्स हम यूज़ करते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। देखो आपको पता है जिस दिन बारिश हुई है तो उस टाइम पे आप जो अम्ब्रेला यूज़ करते हो उसका जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है वो कैसा होता है, सिंथेटिक होता है या नेचुरल होता है, वो होता है हमारा सिंथेटिक। तो बताएंगे उसके बारे में भी सिंथेटिक क्यों है, क्योंकि वो जल्दी से ड्राई हो जाता है, ना तो वो ज़्यादातर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, कम पानी एब्जॉर्ब करेंगे और ड्राई भी क्या हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे। तो इसलिए जो अम्ब्रेला वगैरह है या बहुत सारे आइटम्स हैं हमारे, ऐसे कपड़े हैं जिनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स का। नेक्स्ट देखिए इमेजिन दैट इज द रेनी डे, बता चुकी मैं आपको। सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। हम बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स को बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स का। अब बताया गया है ऐसा क्यों यूज़ करते हैं उनका। दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं। ड्यूरेबल, लंबे लाइफ पीरियड है उनकी, लंबे टाइम तक वो फटते नहीं हैं। लेस एक्सपेंसिव, महंगे कम है। रेडली अवेलेबल, हर जगह मार्केट के अंदर हमें वो मिल जाएंगे। एंड ईजी टू मेंटेन, मतलब उनको मेंटेन करना, उनको साफ रखना या प्रेस वगैरह की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। आपको क्या करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और चेक करना है कि आपने क्या उस एक्टिविटी से आपने सीखा है। तो देखिए एक्टिविटी के अंदर मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। इस एक्टिविटी में आपको 2 कपड़े लेने हैं, सेम साइज़ के लेने हैं और उनको किसी एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आपको काट लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको 2 कंटेनर्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। फिर जो कपड़े आपने काटे हैं उन कपड़ों को आपको किसके अंदर डिप करना है, जो भी आपने वाटर लिया है उसके अंदर डिप करना है। तो आप एक वहाँ पे लेंगे नेचुरल फाइबर और एक वहाँ पे लेंगे सिंथेटिक फाइबर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। और जो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको सूखने में भी क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो कम पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको सूखने में भी क्या होगा, कम टाइम लगेगा। तो इस एक्टिविटी से आपको यही बताया गया है कि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और लेट से सूखते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी से क्या हो जाएंगे, वो सूख भी जाएंगे। तो देखिए इन्होंने कंक्लूजन यही बोला है, डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर। आपको पता ही है सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं, कितना पानी सोखते हैं, लेस वाटर। क्या करते हैं वो, लेस वाटर सोक करेंगे किसके कंपैरिजन में, नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में। अगर पानी कम सोक करेंगे तो उनको ड्राई होने में भी क्या लगेगा, लेस टाइम। दे टेक लेस टाइम टू ड्राई, उनको ड्राई होने में भी क्या लगेगा, सूखने में भी क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया हमें यहाँ से कि आप बता सकते हो कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। एंड दे एब्जॉर्ब लेस वाटर। Find out from your parents about the durability, cost, maintenance of these fabric compared to the natural fabrics। आपको अपने पेरेंट के साथ डिस्कशन करना है यहाँ से कि जो आपकी नेचुरल फाइबर हैं और जो सिंथेटिक फाइबर हैं उसमें से ज़्यादा ईजिली मेंटेन या फिर कॉस्ट की बात की जाए तो किसको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है और कौन सस्ते होते हैं, सिंथेटिक फाइबर या फिर नेचुरल फाइबर। और आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में से आपको ज़्यादा अच्छे कौन लगे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट के बेसिस पे। डिसएडवांटेज भी पता है आपको, मेल्टिंग वाला है इसका डिसएडवांटेज, लेकिन हमें सारे फैक्टर्स को काउंट करना पड़ता है। एक हम मेल्टिंग के बेस पे जल्दी से आग पकड़ लेंगे या फिर हमारी स्किन के साथ स्टिक हो जाएंगे, उसके बेस पे ही हम इसको गुड और बैड में डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, प्लास्टिक हम डिस्ट्रिक्ट, आपको पता ही है सभी को, फैमिलियर हो आप प्लास्टिक के साथ। हमारे जो डेली यूज़ के आर्टिकल्स है ज़्यादातर वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। जैसे बकेट हो गया आपका, मग हो गया, तो बहुत सारे हमारे प्लास्टिक के आइटम्स यूज़ करते हैं। तो जो प्लास्टिक की हमारी जो शेप है उसके अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग तरह की शेप होती है। तो फर्स्ट चेक कीजिए आप, यहाँ पे जो हमारी अरेंजमेंट है जो प्लास्टिक के मोनोमर्स की, यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट, मतलब ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, तीसरा और चौथा। ये मोनोमर एक दूसरे के साथ कैसे लिंकेज में है, कैसे बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, लीनियर अरेंजमेंट की।
दूसरा आप चेक कीजिए, यहाँ पे हमारा क्या है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ क्रॉस बना रखा है यहाँ पे। तो ये सारे क्या हमारे मोनोमर्स हैं। और ये किस तरह की लिंकेज में एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, यहाँ पे हमारी क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। मतलब जो प्लास्टिक है उसके अंदर अरेंजमेंट अलग अलग तरह की हो सकती है, लीनियर अरेंजमेंट भी हो सकती है, और दूसरी कौन सी हमारी क्रॉस्ड लिंकेज। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये आपको आइटम्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारी चेयर है, बकेट है, या ग्लास है, या फिर जो हमारे टॉयज़ हैं, इन सभी को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर ही है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में क्या किया, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक को इकट्ठे पढ़ा है। तो इकट्ठे क्यों पढ़ा है, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, वो रिलेटेड है। आपकी प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है और सिंथेटिक फाइबर्स भी क्या है, एक तरह के पॉलीमर्स ही हैं। ऑल प्लास्टिक डोंट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। बता चुके हैं आपको कि इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ एक आपके लीनियर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज रहते हैं और कुछ एक आपके क्रॉस लिंक्ड फॉर्म के अंदर। Plastic articles are available in all possible shape and size as you can see in the diagram। आपके पास जो प्लास्टिक है वो छोटे से छोटे आइटम्स भी आपके पास प्लास्टिक के, और बड़े से बड़े आइटम्स भी है। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल। ये देखो आप, छोटा आइटम भी है हमारे पास, जैसे कि हम ब्रश वगैरह करते हैं, या फिर आप कोई भी छोटे टॉयज़ लगा लीजिए। प्लास्टिक के बहुत सारे टॉयज़ हैं। हम बड़े से बड़े आर्टिकल और छोटे से छोटे आर्टिकल्स भी प्लास्टिक के अपने चारों तरफ देखते हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि जिसकी वजह से हम प्लास्टिक के छोटे आर्टिकल्स भी बना सकते हैं और बड़े आर्टिकल्स भी बना सकते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। द फैक्ट इज डेट प्लास्टिक इज इजिली माउंटेबल। माउंटेबल का मतलब क्या है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको पिघला के किसी दूसरी शेप के अंदर चेंज किया जा सकता है। इसको कोई भी डिजायर शेप क्या की जा सकती है, दी जा सकती है। तो यही बोला गया है। माउंटेबल का मतलब क्या है, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। इसको किसी भी फॉर्म के अंदर चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक की और क्या करैक्टरिस्टिक है, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं हम, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर मेल्ट करके इसको दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज किया जा सकता है। रीयूज कर सकते हैं हम, बार बार यूज किया जा सकता है प्लास्टिक को। कलर फॉर्म चेक कर सकते हैं। देखो आपने देखा हो, जैसे हमारे पास जो टॉयज आते हैं वो क्या है, अलग अलग कलर्स के अंदर अवेलेबल है प्लास्टिक के। या फिर जो चेयर यूज़ करते हैं हम घर पे, या जो हम बॉक्सेस, वो टिफ़िन वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो उनके कलर क्या है, हमारे पास अलग अलग कलर हैं। तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, कलरिंग प्रॉपर्टी आपकी प्लास्टिक की। रोल्ड इनटू शीट्स, इसको क्या किया जा सकता है, शीट्स के अंदर मोड़ा जा सकता है, रोल किया जा सकता है, इसको लपेटा जा सकता है शीट्स के अंदर। और मेड इनटू वायर्स, इसकी क्या बनाई जा सकती हैं, वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, दैट्स वाई इट्स फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। तो इसकी वजह से इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, रिसाइकिल, रीयूज, कलरिंग, रोलिंग, मेल्टिंग, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग जो डेली की जो हमारे आइटम्स हैं वो बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये देख पा रहे होगे आप आइटम्स। अब उसके बाद है पॉलीथीन। पॉलीथीन आप यूज़ ही करते हो। पॉलीथीन के अंदर क्या होता है, पॉली प्लस इथीन, मतलब एक पॉलीमर है आपका जो आप प्लास्टिक यूज़ करते हो घर पे। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। और इसके अंदर मोनोमर क्या है, इथीन है। ये क्या, किस चीज़ का बना हुआ है, किस मोनोमर का बना हुआ है, इथीन मोनोमर का बना हुआ है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, पॉलीथीन जो बैग्स हम डेली जो मार्केट से जो सामान लेके आते हैं, जो आप पॉलीथीन देखते हो, जो पॉलीथीन बैग्स आप यूज़ करते हो, वो किसके बने होते हैं, पॉलीथीन से बने होते हैं वो। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles to be bent easily? अब देखिए आपके घर पे जो भी प्लास्टिक के आर्टिकल्स है, आप उसको बेंड करने के लिए ट्राई करेंगे। क्या सारे के सारे जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स है वो क्या सारे के सारे बेंड हो जाएंगे, या कुछ एक बेंड होंगे आपके। तो आप चेक करेंगे, you will observe that some plastic articles can bend easily and while some break when forced to bend. कई सारे आर्टिकल्स तो क्या हो गया, आपके आराम से बैंड हो जाएंगे। जैसे आप पन्नी वगैरह यूज़ करते हो पॉलीथीन की, जो आप पॉली बैग्स यूज़ करते हो, वो आराम से बैंड हो जाते हैं। लेकिन जो आपके घर पे जैसे कि आपकी प्लास्टिक की जो कुर्सी वगैरह है, अगर आप उसको बैंड करोगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी वो। तो इसमें बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी प्लास्टिक यूज़ की गई है। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बोतल इट गेट डिफॉर्म्ड। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आपको प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उसके अंदर आपको गर्म पानी डालना है, तो जो प्लास्टिक की बोतल के अंदर आपने गर्म पानी डाला है तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो पहले शेप थी उससे वो क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। सच प्लास्टिक विच कैन डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग।
एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। अब देखो आपको दो तरह की प्लास्टिक के नाम नजर आएंगे यहाँ पे, एक तो है आपका थर्मोप्लास्टिक और दूसरा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आपकी वो प्लास्टिक होती है जिसको हम आराम से बेंड कर सकते हैं, जिसको अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद उसको मनचाही शेप आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। तो उस प्लास्टिक को जो आराम से बेंड की जाए, जिसको हम इजीली हीट करके डिफॉर्म कर दे, उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल देखिए थर्मोप्लास्टिक के क्या क्या है यहाँ पे। एक तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड। These are the example of which type of plastic? थर्मोप्लास्टिक। कहाँ पे यूज़ किया जाता है थर्मोप्लास्टिक का? तो ज़्यादातर हम जो अपने घर पे कंटेनर्स देखते हैं किचन आइटम्स के अंदर, वो सारे जो कंटेनर्स हैं हमारे वो किस चीज़ के बने होते हैं? हमारे थर्मोप्लास्टिक के। इसके अलावा जो टॉयज़ हैं, जो कॉम्स हैं, वो सारे किस चीज़ के बने होते हैं? थर्मोप्लास्टिक के। मतलब जो प्लास्टिक आपकी रिसाइकिल हो सकती है, जो प्लास्टिक आपकी इजीली बेंड हो सकती है, उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद दूसरा आपका क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसकी बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी रखती है, ना तो उसको हम बेंड कर सकते, ना उसको हीट करके किसी दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज किया जा सकता है। एक बार जो फॉर्म उन्होंने ले ली है वो फॉर्म ही उसकी रहेगी। तो चेक कीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन माउल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। इनको हम हीट करने के बाद सॉफ्ट नहीं कर सकते। एक बार जिस फॉर्म में आपने इनको दे दिया है वही फॉर्म इनकी परमानेंट रहेगी। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बेकेलाइट है और मेलामाइन है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब देखिए उसके बाद जो बेकेलाइट है कहाँ पे यूज़ किया जाता है और मेलामाइन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? बेकेलाइट एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट क्या है? एक तरह की प्लास्टिक ही है ये, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। और इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? ना तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती और ना ही इसके अंदर से हीट पास होती है। मतलब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म भी नहीं होगा ये, और अगर आप इसके अंदर से बिजली पास करना चाहोगे तो बिजली भी इसके अंदर से पास नहीं होती। अब देखो बिजली पास नहीं हो रही है, हीट पास नहीं हो रही है, तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? इसका यूज़ हम करेंगे, जो आपने देखा होगा ना, यहाँ पे चेक कीजिए, जो स्विचेस वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, या फिर आपके जो भी आपके जो परमानेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको बनाने के लिए, जो कुकर वगैरह के हैंडल होते हैं, फ्राई पैन के जो हैंडल हैं, उनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। जो भी आपको आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये सब क्या है? आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। देखिए ये कुकर का हैंडल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? स्विच नज़र आ रहा है। ये सारा क्या है आपका? जो आपकी प्लेट नज़र आ रही है आपको, ये सब किससे बना हुआ है? आपकी ये नॉन ब्रेकेबल है ये, तो ये किस चीज़ की बनी हुई है? आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। उसके बाद देखिए क्या है इसके यूज़? इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। नेक्स्ट है आपका बेकेलाइट के बाद दूसरा आपका कौन सा है एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का? मेलामाइन। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। वर्सेटाइल का मतलब क्या है? हम ज़्यादातर जगह पे मेलामाइन प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? देखो वैसे तो आपको पता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनके अंदर क्या हो जाती है? आग आसानी से पकड़ लेते हैं, जल्दी आग कैच कर लेंगे ये। लेकिन जो आपका मेलामाइन प्लास्टिक है इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? कि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, ये हीट रेजिस्टेंस होता है। और इसको यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? फायर प्रूफ जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे फायरमैन्स होते हैं, उनकी जो ड्रेस होती है उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग की जाती है? मेलामाइन प्लास्टिक की। और जिसकी वजह से वो आराम से क्या कर सकते हैं? आग वगैरह बुझा सकते हैं। और यूज़ देखिए मेलामाइन का कहाँ करते हैं हम? जो टाइल फ्लोर टाइल्स है वो बनाने के लिए, किचन वेयर्स बनाने के लिए, और ऐसे फैब्रिक बनाने के लिए जिसको हमें क्या करना है? आग लगने से बचाना है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल थे आपके? मेलामाइन का किया हमने यूज़, बेकेलाइट का यूज़ बता दिया यहाँ पे कहाँ करते हैं, और ये सब किसके टाइप हैं? हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टाइप हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे आप देखिए जो आपके घर पे जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं किचन के अंदर, और जो तार हैं आपको ये जो नज़र आ रही हैं ये किस चीज़ की बनी हुई है? आपकी थर्मोप्लास्टिक की। और जो ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं किस चीज़ से बने हुए हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। नेक्स्ट चेक कीजिए,
प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। हम प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? हर जगह पे आसपास पे हमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक देखने को मिलती है। ऐसा क्या खासियत है प्लास्टिक की जिसकी वजह से इसको हमने अपनी जो डेली लाइफ में उसको इतना इसको एंटर कर लिया है? तो सबसे पहले देखिए, टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। एक तो इसके अंदर स्टोर करना क्या है? आसान है। और दूसरा क्या है, ये इसके अंदर जो हमने अपना खाना स्टोर किया है, जो भी अपने पिकल स्टोर किए हैं, मिल्क स्टोर किया है, वाटर स्टोर किया है, उसके साथ ये खाने के साथ रिएक्शन नहीं करते। मतलब खाने से रिएक्शन करेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा ना, कोई पॉइजन बन जाएगा। तो प्लास्टिक क्या करती है, जिसके अंदर भी जो भी आइटम हमने रखा है प्लास्टिक के अंदर, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारे फूड मटेरियल्स, जो हमारा फूड आइटम्स है वो ख़राब नहीं होंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ, इजी हैंडलिंग। इसको क्या है, वेट कम होता है प्लास्टिक का, आसानी से इसको हम खरीद सकते हैं। प्राइस क्या है इसका, कम है। गुड स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अच्छी तरह से ये क्या है, मजबूत है, टिकाऊ है। एंड इजी हैंडलिंग, इसको हैंडल करना क्या है, आराम से इसको हम हैंडल कर सकते हैं। ले जाना लाना इसको क्या है, आसान है। बीइंग लाइट एज कम्पेयर टू मेटल्स, और ये क्या है, इसका वजन कम होता है किसके कंपैरिजन में, मेटल्स के कंपैरिजन में। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट टू। जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं हमारे, जो स्पेस क्राफ्ट है, जो स्पेस के अंदर जो भी हमारे रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, उसको भी बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का, क्योंकि उनका वेट क्या है, प्लास्टिक का कम है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स। अगर हम इसके आर्टिकल्स का नाम लिखना शुरू कर दें जो जो प्लास्टिक से बने होते हैं, तो हमारे पास काउंटलेस आर्टिकल्स हैं जिसको बनाने के लिए हम जो किस चीज़ से बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। जैसे हमारे स्लीपर हो गए, चप्पल जो हम यूज़ करते हैं, फर्नीचर हो गया हमारे घर का, जो डेकोरेशन का जो सामान है, हर एक चीज़ में आपको कहीं ना कहीं आपको प्लास्टिक नज़र जरूर आएगी। तो ये सब किसकी वजह से है, हमारी प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। प्राइस कम है, स्ट्रेंथ अच्छी है, वेट कम है, हैंडल करना आसान है, किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं ये। तो अब हम एक क्या करेंगे, जो प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, जो प्लास्टिक है ना तो वाटर से रिएक्शन करती है, ना एयर से रिएक्शन करती है, और ना ये हमारे खाने के साथ रिएक्शन करती है। इवन जो आपके जो केमिकल्स होते हैं लैब के अंदर, उनको स्टोर करने के लिए भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बोटल्स का ही यूज़ किया जाता है उनको स्टोर करने के लिए। अगर हम मेटल कंटेनर्स यूज़ करें तो मेटल्स के अंदर क्या होती है, रिएक्शन जल्दी से होती है। मेटल हवा से रिएक्शन कर जाएंगी, पानी से रिएक्शन कर जाएंगी, जिसकी जैसे हम अपने जो भी आइटम्स हैं उनको स्टोर करने के लिए किसको ज़्यादा फेवर मानते हैं, प्लास्टिक के अंदर ज़्यादा फेवर लेते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जैसे कि आपको पता है कि जो भी मान लें, एक तो आपके पास बकेट है प्लास्टिक की है और एक आपके पास बकेट है आयरन की है या किसी दूसरी मेटल की है, तो दोनों को उठाना, वेट में क्या है डिफरेंस है। तो ज़्यादातर क्या है, आपकी जो प्लास्टिक है वो लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक चलती है, और उसको हैंडल करना क्या है, आसान है। और इसके अलावा जो प्लास्टिक है उसको अलग अलग शेप देना, अलग अलग साइज़ देना, वो भी क्या है, आसान है। और मेटल्स के कंपैरिजन में अगर आपको प्लास्टिक को ख़रीदना है तो प्लास्टिक को ख़रीदना क्या है, आसान है, सस्ती होती है प्लास्टिक। तो जितने भी हमारे इंडस्ट्री के जो आर्टिकल्स हैं या फिर जो हम घर पे आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर जो जो हमारे अलग अलग आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक क्या करती है, ना तो जल्दी से हीट को कंडक्ट करती है, ना ही ये जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, जिसकी वजह से जो हमारी प्लास्टिक है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, प्लास्टिक जैसे मान लिया हमारे जो वायर है, कॉपर वायर है, उसके ऊपर जो कवरिंग की जाती है वो हमारी किसकी होती है, रबड़ की होती है या प्लास्टिक की होती है। क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। या फिर जो आपके पेचकस यूज़ करते हो आप, स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है जिसको, वो के उसके जो हैंडल्स होते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अलावा आपका जो फ्राइंग पैन है जिसमें हम खाना फ्राई करते हैं, उसके जो पैन के अंदर जो कोटिंग होती है जो ब्लैक ब्लैक कलर की, वो टेफ्लॉन की बनी होती है, और टेफ्लॉन भी क्या है आपका, एक तरह से आपका प्लास्टिक ही है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो
क्या है आपका प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। एक तो पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, जो टैबलेट्स हमारी पैक होती हैं वो किसके अंदर पैक होती हैं, प्लास्टिक के अंदर। थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, जो आपने देखा हो ना चोट वगैरह लगने पे डॉक्टर क्या करते हैं, स्टिचेस लगाते हैं। तो जो स्टिचेस के लिए जो हमारे थ्रेड होते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। जो सिरिंज हम यूज़ करते हैं, डॉक्टर जो अपने ग्लव्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किस चीज़ के बने होते हैं, आपके प्लास्टिक। जैसे ग्लूकोज की बोतल देखी होंगी आपने, ज़्यादातर जो हमारी जिसके अंदर दवाइयाँ पैक रहती हैं, हमारी जो बोतल्स होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं, हमारे प्लास्टिक से बनी होती हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। आपको पता ही होगा कि जो माइक्रोवेव्स ओवन होते हैं उनको अगर उनके अंदर हमें खाना पकाना है तो हम किसी भी कंटेनर में ऐसे डाल के नहीं रख सकते। उनके एक स्पेशल जो कंटेनर्स होते हैं उन्हीं के अंदर हम खाना पका सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख के। तो ऐसे किस चीज़ से बने होते हैं उनके जो कंटेनर, माइक्रोवेव ओवन के जो कंटेनर्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, क्योंकि ये प्लास्टिक कैसी होती है, जो हीट से मेल्ट नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए टेफ्लॉन, बात कर चुके हैं, एक स्पेशल प्लास्टिक है हमारी ये, ना तो इसके साथ ऑयल स्टिक करता है ना इसके साथ वाटर स्टिक करता है, तो इसलिए इसका यूज़ किया करने के लिए बनाया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर्स या नॉन स्टिक फ्राई पैन। किस चीज़ की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की। उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए फायर प्रूफ प्लास्टिक, जैसे कि हम बात कर चुके हैं मेलामाइन। मेलामाइन एक ऐसी प्लास्टिक है जिसके ऊपर हमारी हीट का या फिर जो भी मतलब किसी भी तरह की कोई भी हीट या आग लग जाए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये जल्दी से आग कैच नहीं करती। तो किससे रेजिस्टेंस है, ये फ्लेम से रेजिस्टेंस है। तो जो भी हमारे जो आग बुझाने वाले अग्निशामक होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, वो इन्हीं कपड़ों का यूज़ करते हैं जो मेलामाइन से कोटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो आग लगने से बच पाते हैं। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, जो प्लास्टिक है और हमारे एनवायरनमेंट का क्या उसका नुकसान है, क्या हमारे एनवायरनमेंट को इससे नुकसान हो रहा है, ये बताना आपको। When we go to the market, we usually get things wrapped in the plastic और packed in polythene bags। ज़्यादातर आप देखते ही होंगे, आप मार्केट में जाते हो, सब्जी वाले के पास जाते हो, तो जो भी आपको फूड आइटम्स वो पैक करके देते हैं या फिर बिस्किट वगैरह है, हर एक चीज़ आपको नज़र आएगी पॉलीथीन बैग्स के अंदर वो पैक होती है। तो इस तरह से क्या होता है, डे बाय डे बहुत सारी प्लास्टिक हमारे अंदर एज अ वेस्ट इकट्ठी होती रहती है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, पहले इकट्ठा करेंगे, बाद में उसको हम गार्बेज के अंदर डाल देंगे, कूड़े के अंदर डाल देंगे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वो है डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, कैसे नष्ट किया जाए उसको। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जैसे कि आप जानते ही होंगे प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जैसे कि हमारे खाने का वेस्ट है या सब्जियों के छिलके हैं, उसको क्या करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको गला सड़ा देते हैं, और जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर रेडी हो जाता है उनसे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो ऐसे सब्सटेंस हमारे डिग्रेड हो जाते हैं उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायो का मतलब क्या है, लाइफ। लाइफ मतलब कौन सी लाइफ, बैक्टीरिया या फिर फंगस। किसको डिग्रेड कर देते हैं, हमारे जो भी ऑर्गेनिक फूड वेस्ट मटेरियल्स हैं। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से अपने आप नेचर के अंदर चलता रहता है ये डिकम्पोजिशन। हमारे बैक्टीरिया गलाते सड़ाते रहते हैं इन चीज़ों को। इस किसकी वजह से गलते सड़ते हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से और फंगस की वजह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच इज़ नॉट इजली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे कि आपका कि मेटल्स हो गई, ग्लास हो गया, अगर उसको आपने डाल दिया है एज अ वेस्ट, तो वो आप अगर उसको वहाँ से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद अगर आप चेक करते हो तो वो वेस्ट आपको ऐसे के ऐसे ही नज़र आएगा। तो जो आपके मटेरियल्स जो डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए नेक्स्ट आपका टेबल के अंदर क्या दिया गया है, आपको वेस्ट बताया गया है और आपको ये बताया गया है कि उस वेस्ट को डिग्रेड होने में, डिजेनरेट होने में कितना टाइम लगता है, और उसके बेस पे आपको बताना है कि वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। फर्स्ट है आपका
पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, मतलब जो भी आपका बचा हुआ खाना है, जो वेजिटेबल्स हैं उनके छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, आपने उसको चेक कर सकते हो। अगर आप उसको दबा देते हो गड्ढा खोद के तो 1 या 2 वीक के अंदर वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो कैसे मटेरियल हैं वो आपके बायोडिग्रेडेबल। पेपर, जो आप राइटिंग करते हो पेपर के ऊपर, वो आपका 10 से लेकर 30 दिनों के अंदर डिग्रेड हो जाता है, तो वो भी कैसा आपका मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ, एज यू नो कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, तो वो भी कितने टाइम में डिग्रेड हो जाता है, 2 से लेकर 5 महीनों में। कैसा मटेरियल है, वो भी बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट उसके बाद वुड, लकड़ी भी आपकी धीरे धीरे डिग्रेड होती रहती है, टाइम लंबा लगता है लेकिन डिग्रेड हो जाती है। तो उसको डिग्रेड होने के लिए कितना टाइम लगता है, लगभग 10 से लेकर 15 साल। तो कैसा आइटम है वो आपका बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट उसके बाद वूलन क्लोथ्स, वूल भी क्या आपका नेचुरल फाइबर है, उसको डिग्रेड होने में लगभग आपका 1 साल का टाइम लगता है, और कैसा मटेरियल है वो आपका बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट आ गई हमारी मेटल्स। मेटल्स में देखिए टिन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल कैंस है, इनको डिग्रेड होने में लगभग लग जाता है 100 से लेकर 500 साल का समय। तो कैसा मटेरियल हो गया आपका ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अगर आपने उसको गड्ढे के अंदर डाल भी दिया है तो 100 सालों तक क्या पता हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उसको हम कैसे चेक करें बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, तो वो आपका कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग किया ही हमने इस चैप्टर में, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको तो लंबे सेवरल ईयर्स का टाइम लगेगा और डिग्रेड तभी भी नहीं होगा आपका ये, ठीक है। तो ये क्या आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद है सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती है। इट कोज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे क्या होगा, हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा एनवायरमेंट का। अगर इसको हम जला देंगे तो क्या होगा, जलाने से भी हमारी जो बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं प्लास्टिक बर्न होने के बाद, तो जो क्या करेगी, हमारे एयर का पोल्यूशन करेगी, और ये कभी भी कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल है। इसके बाद है आपका एयर पोल्यूशन बता चुके हम। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, तो कैसे सोल्व कर सकते हो आप एज ए इंडिविजुअल अपने आप से क्या आप अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या काम कर सकते हो। Have you ever seen a garbage dump where animals are eating garbage? In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags, रैपर्स ऑफ द फूड। आपने देखा ही होगा आपके आसपास में जहाँ पे भी खाली आपकी जगह है वहाँ पे आप क्या करते हो, गार्बेज डाल देते हो, डंपिंग कर देते हो गार्बेज की, और जो हमारे एनिमल्स हैं, जो काउज हैं, जो घूमते हुए एनिमल्स आपको जो नज़र आते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनको जो फूड आइटम्स आप डालते हो बचा हुआ उसको खाते हैं वो। लेकिन उसको खाने के साथ साथ में वो किस चीज़ को भी खा जाते हैं, जो पॉलीथीन के बैग्स हो गए, जो फूड के रैपर्स हो गए। जैसे मान लिया आपने बिस्किट खोला, बिस्किट खोल के आपने रैपर को डाल दिया एज अ वेस्ट, तो वो क्या करेंगे, उनको तो नहीं पता ना कि बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे, अपने खाने के साथ खा जाएंगे उसको। तो ये क्या करते हैं, जो प्लास्टिक उनकी बॉडी के अंदर जाती है, वो जो रेस्पिरेटरी, जो उनका सांस लेने का जो सिस्टम है, उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। अगर पेट के अंदर जाएगा तो उनके स्टमक को क्या कर देगी, स्टमक को लाइनिंग कर देगी, मतलब वो एक लेयर बना देगी स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाएगा, और एट लास्ट क्या हो जाएगा, हमारा एनिमल मर जाएगा। तो क्या है, मतलब हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर इस तरह से हम प्लास्टिक को फेंकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, हम आपको पता ही है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है वहाँ पे, कि हमें जो भी इस तरह का आइटम है, जो बायोडिग्रेडेबल आइटम है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है, उसको हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, अलग से इकट्ठा करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल को अलग से और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से। क्योंकि अगर इस तरह का अगर कोई भी आपकी खाली जगह है तो वहाँ पे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं डालेंगे, वहाँ पे हम कौन से आइटम को डालेंगे, बायोडिग्रेडेबल। तो नेक्स्ट चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोगिंग द ड्रेन टू। और जो बारिश आती है उस टाइम पे क्या होता है, जो भी आप रैपर वगैरह डाल देते हो वो सारा क्या कर देगा, हमारे वाटर ड्रेनेज को खराब कर देगा। Sometime we are very careless and throw the wrappers of the chips, biscuit and other eatables on road and park और पिकनिक प्लेसेस। कई बार तो हम क्या करते हैं, खाना खाएंगे वहीं पे, चिप्स खाई तो पैकेट को वहीं फेंक दिया, बिस्किट खाया पैकेट को वहीं छोड़ दिया, हमने रोड पे डाल दिया, बस में चलते चलते या कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो ऐसे ही फेंक दिया। तो देखो होता क्या है, शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, क्या हमें इसको फेंकने से पहले 2 बार पहले सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए आपको बिल्कुल। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक।
आप बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप खुद से क्या करेंगे ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्लास्टिक फ्री हो जाए और जो हमारे पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पे इस तरह का कोई भी वेस्ट इकट्ठा ना हो। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आप कम से कम यूज़ करना आपको प्लास्टिक का, आपको ज़्यादातर बचना है प्लास्टिक के आइटम्स को लेने से। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गोइंग फॉर शॉपिंग। अगर मान लिया जब भी आप मार्केट जाते हो तो आप अपना खुद का बैग लेके जाइए वहाँ पे, और बैग भी किस चीज़ का लेके जाइए, कॉटन का लेके जाइए और जूट का लेके जाइए। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आपको क्या करना है, सेपरेट रखना है, अलग अलग से उनको डिस्पोज करना है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है यहाँ पे कि आप और क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो प्लास्टिक मटेरियल को रिड्यूस करने में। तो सबसे पहले देखिए, इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। अच्छा क्या होगा, जो भी आपका प्लास्टिक का वेस्ट है उसको आप क्या करें, रिसाइकिल करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। आपको पता है थर्मोसेटिंग को तो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं ना। तो ऐसे वेस्ट को हम इकट्ठा करें और उसको क्या कर दें, रिसाइकिल कर दें। हाउ ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। हम क्या करते हैं, जब रिसाइकलिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, बहुत सारे कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो इस तरह से जो हम कलर ऐड करते हैं रिसाइकलिंग करते वक्त, तो उस तरह के हमारे जो कंटेनर्स जो हमने बनाए हैं उनके अंदर हमें फूड स्टोर करने से बचना चाहिए। जैसे कि मान लिया आपके पास प्लास्टिक की थैली है, तो उसके अंदर जैसे आप कुछ भी सामान लेके आते हो तो हो सकता है कि जो आपने कलर वहाँ पे मिक्स किया है वो आपके फूड आइटम के साथ मिक्स हो जाए। नेक्स्ट है आपका, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5 R's प्रिंसिपल। हमें 5 R प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमें ऐसी हैबिट डेवलप करनी चाहिए जो कैसी हो, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कम से कम यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे। जैसे घर पे मान लिया आप कोई भी जैसे कि प्लास्टिक की बोतल लेके आ गए हो तो उसको आप पानी कैरी करने के लिए या कोई और लिक्विड ऐड करने के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हो। रिसाइकिल कर सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो। रिफ्यूज़ का मतलब है अगर आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तो आप उस चीज़ को, प्लास्टिक कंटेनर को आप परचेज ना कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और इन द रोड। हमें प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उसको हमें पानी में नहीं डालना चाहिए और ना ही रोड पे डालना चाहिए। पता है आपको क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी में जाएंगे तो वाटर को पोल्यूट करेंगे और रोड पे जाएंगे तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग जाएंगे तब आप कॉटन का बैग लीजिए या फिर जूट का बैग कैरी कीजिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करने से बचना है आपको। यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। ज़्यादातर आप देखते हो हम स्टील के लंच बॉक्स तो बहुत कम बच्चे यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक के टिफ़िन यूज़ करते हैं। तो हमें प्लास्टिक के कंपैरिजन में किसको यूज़ करना चाहिए, स्टील लंच बॉक्स को। उसके बाद आप यहाँ से ट्राई करेंगे कीवर्ड्स क्या हैं हमारे, और इस चैप्टर का जो ब्रीफ है क्या क्या हमने इसमें से रीड किया है एक बार पूरा चेक कर लेंगे आप। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। आपको पता है दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो क्वेश्चन किया इन्होंने यहाँ से कि जो हमारे कुछ फाइबर्स हैं उनको हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। एज यू नो सम फाइबर्स विच आर नॉट नेचुरल आर कॉल्ड सिंथेटिक। जो फाइबर्स नेचुरल नहीं हैं, जो मैन मेड फाइबर्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर। बिकॉज दे आर मेड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपका सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, एक्राइलोन हो गया, एक्राइलिक भी बोलते हैं इसको, और उसका है बाद पॉलीएस्टर। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सारे सिंथेटिक फाइबर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन गिवन है 3, उसमें से आपको राइट आंसर मार्क करना है। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। जो रेयन है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर है उन सबसे अलग क्यों है, आपको पता ही होगा। रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं और इस फाइबर को बनाने के लिए हमें वुड पल्प की ज़रूरत पड़ती है।
वुड पल्प जो कि एक हमारा प्लांट का मटेरियल, प्लांट मटेरियल का यूज़ करेंगे हम, मतलब इसको बनाने के लिए हम केमिकल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा हमें वुड पल्प का भी यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या आएगा, ये दूसरे फाइबर से अलग क्यों है, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। बाकी जो सारे फाइबर्स हैं हमारे, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, रेयन हो गया, उन सब को बनाने के लिए हमें ओनली केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको बनाने के लिए केमिकल के साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लांट मटेरियल की, जो कि क्या है, वुड पल्प है। नेक्स्ट है आपका फिलप्स। फिलप्स में देखिए फर्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं और साथ में आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। पता है आपको सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए हमें किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोकेमिकल्स की। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। तभी तो हमने इन दोनों को इकट्ठा किया है चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम ही क्या था आपका, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। दोनों के दोनों क्या है आपके, पॉलीमर। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको एग्जांपल देके बताना है कि जो नाइलॉन फाइबर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। You know, nylon is very strong fiber. That's why nylon is used for making parachute, rock climbing, ropes, fishing net, seat belts. इन सब को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, नाइलॉन फाइबर का। पैराशूट बनाने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए, जो रोप्स होते हैं रॉक क्लाइंबिंग की वो बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स जो फिश वगैरह पकड़ते हैं हम उसके लिए जो नेट्स यूज़ करते हैं, जाल यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए, सीट बेल्ट जो हम यूज़ करते हैं गाड़ी वगैरह में बैठते टाइम वो भी हमारी किस चीज़ की बनी होती है, नाइलॉन फाइबर की। नाइलॉन थ्रेड इज इलास्टिक। इलास्टिक होता है मतलब ये स्ट्रेचेबल होता है ये, एंड लाइट, लाइट मतलब हल्का होता है, वेट कम होता है इसके अंदर, बट एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर। वैसे तो ये हल्का है, लाइट है, इलास्टिक है, लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये स्टील वायर से भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अपने खाने को स्टोर करने के लिए हम जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनको हम फेवर करते हैं, उनका मतलब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले देखिए, एक तो प्लास्टिक के कंटेनर कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए उनको हैंडल करना क्या है, ईजी है। दूसरा देखिए, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनका जो प्राइस है दूसरे कंटेनर्स के कंपेयर में क्या होता है, वो कम होता है। एक तो मेटल के कंटेनर्स हम परचेज करें और एक प्लास्टिक के कंटेनर परचेज करें, तो किसको परचेज करना कम प्राइस में कर सकते हैं हम, कम प्राइस में परचेज, वो है आपका प्लास्टिक कंटेनर्स। दे हैव गुड स्ट्रेंथ, मजबूत होते हैं आपकी प्लास्टिक। प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या है, ये लंबे टाइम तक चलते हैं, ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होते, मतलब जो इनकी लाइफ है वो क्या होती है, लंबी होती है। राइट द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। पहले देख लीजिए, ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पे पिघल जाए और उसको किसी दूसरी फॉर्म के अंदर, शेप के अंदर चेंज कर दिया जाए तो उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होगी, जिसको हीट करने के बाद वो माउल्ड ना हो, वो सॉफ्ट ना हो, उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये तो हो गई दोनों की डेफिनेशन। फिर उसके बाद सेकंड हम पॉइंट लिखेंगे इनका, जो इनके एग्जांपल्स हैं थर्मोसेटिंग के और थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोप्लास्टिक के आप देखिए, पॉलीथीन जो हम पॉली बैग्स यूज करते हैं, पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब किसके एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोसेटिंग के आपके हैं मैकेलाइट, मेलामाइन हो गया और बैकेलाइट हो गया, ये एग्जांपल आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। नेक्स्ट उसके बाद कहाँ यूज़ किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक का यूज़ किया जाता है टॉयज़ बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, और बहुत सारे कंटेनर्स जो हम किचन में यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक का। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा, जो बैकेलाइट है उसका यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, हैंडल्स बनाने के लिए, जैसे कि पतीले वगैरह हैं या कुकर वगैरह है, जो उसके हैंडल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, आपके बैकेलाइट के। मेलामाइन, इसका यूज़ करके क्या बनाया जाता है, जो टाइल वगैरह लगाते हैं फ्लोर टाइल्स वो बनाने के लिए, किचन वेयर्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स विच रजिस्ट फायर, ऐसे कपड़े बनाने के लिए जो आग ना पकड़े। तो ये सब किसका यूज़ है आपका, थर्मोसेटिक प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक्सप्लेन वाई फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनको बनाने के लिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं। फर्स्ट है आपका सॉस पैन हैंडल्स। जो भी आपके पैन वगैरह होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो आपसे पूछा गया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं। तो थर्मोसेटिंग में कौन सी प्लास्टिक लिखा हुआ हमने यहाँ पे, मेलामाइन। मेलामाइन क्या है, जल्दी से आग नहीं पकड़ती, रेजिस्ट होती है फायर से। इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जो दूसरी प्लास्टिक हो तो पिघल जाएंगी, लेकिन मेलामाइन एक ऐसी प्लास्टिक है वो जो हीट से रेजिस्ट होती है, हीट को वो सहन कर सकती है और वो मेल्ट भी नहीं होगी। तो इसके लिए सॉस पैन हैंडल्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऐसी प्लास्टिक का जो फायर के रेजिस्ट हो। और वो कौन सी प्लास्टिक, आपकी मेलामाइन। बी बार चेक कीजिए, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, इन सबको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेकेलाइट प्लास्टिक। और बेकेलाइट प्लास्टिक कैसी प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका क्यों यूज़ करते हैं, ना तो इसके अंदर से बिजली पास होती है, ना इसके अंदर से हीट पास होती है। और इसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिक पल्स हैं, स्विचेस हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, वो हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमें करंट वगैरह नहीं लगेगा अगर हम बेकेलाइट के स्विचेस यूज़ करते हैं। Categorize the material of the following products into can be recycled and can't be recycled। आपको कुछ एक यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, मटेरियल्स के नाम बताए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन रिसाइकिल हो सकता है और कौन रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखिए आपकी कौन कौन सी चीज़ें रिसाइकिल हो सकती है। प्लास्टिक के टॉय रिसाइकिल हो सकते हैं, कैरी बैग्स रिसाइकिल हो सकते हैं, जो बॉल पॉइंट पेन जो आप यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए वो भी आपके रिसाइकिल हो सकते हैं। प्लास्टिक की बाउल रिसाइकिल हो सकती है। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, जो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर, उसको अंदर से उसको भी क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट है आपका प्लास्टिक चेयर। जो प्लास्टिक की चेयर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। और आपको पता ही है कौन सी आपकी प्लास्टिक है जो रिसाइकिलेबल है, थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर टेलीफोन के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, कुकर के जो हैंडल्स हैं, इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस हैं, ये सारे आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं और इनको हम हीट दे के मेल्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनको रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता। तो ये एग्जाम्पल थे आपके जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। 9 क्वेश्चन देखिए, राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट फॉर समर। जो राना है, कोई भी बच्चा है ये जो क्या करना चाह रहा है, शर्ट परचेज करना चाह रहा है समर सीजन के लिए। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शुड मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। वो किस चीज़ की शर्ट ले, कॉटन की फैब्रिक की ले या फिर किसी और सिंथेटिक मटेरियल की ले। एडवाइस राना गिविंग योर रीज़न। आपको क्या करना है, राना को एडवाइस देनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपकी क्या एडवाइस होगी कि उसको सिंथेटिक फाइबर परचेज करना चाहिए क्योंकि वो सस्ता होता है, या फिर कोई उसको नेचुरल फाइबर यूज़ करना चाहिए। राना इज एडवाइज टू बाय अ कॉटन शर्ट फॉर समर। आपको पता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हमें कैसे कपड़े डालने चाहिए, कॉटन के कपड़े डालने चाहिए। कॉटन के क्यों डालने चाहिए, क्योंकि कॉटन क्या करता है, जो हमें पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। और जो कॉटन है उसके फाइबर्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स के अंदर से क्या होगा, जो हमारा पसीना सोखा है कॉटन शर्ट ने, वो धीरे धीरे से क्या होता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा। और जब भी इवेपोरेशन होगी हमारी बॉडी में कौन सा इफेक्ट आएगा, इफेक्ट यहाँ पे आएगा कूलिंग इफेक्ट। अगर हम कंपेयर करें, अगर यहाँ पे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं उसको खरीदने के लिए, सिंथेटिक फाइबर स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, और अगर स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो इवेपोरेशन नहीं होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो हमें कैसी फीलिंग आएगी सिंथेटिक मटेरियल्स के अंदर, अनकंफर्टेबल। तो कैसे कपड़े खरीदने चाहिए गर्मियों में हमें, राना को नहीं, हमें भी कैसे कपड़े खरीदने चाहिए सर्दियों में, कैसे यूज़ करने चाहिए हमें, कॉटन फैब्रिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल टू शो डेट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आपको बताना है कि जो प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव है हमारे लिए, कैसे। We can store various kind of chemicals and other materials in plastic container because of non-reactive and don't react with water and air। जैसे कि आप सभी को पता है ज़्यादातर जो हम अपने घर पे जो खाना वगैरह स्टोर करते हैं, जो ग्रेन स्टोर करते हैं, दालें स्टोर करते हैं, वो किस चीज़ के कंटेनर होते हैं, हमारे प्लास्टिक के। वो क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि प्लास्टिक ना तो हमारे खाने से रिएक्शन करता है, ना वाटर से रिएक्शन करता है,
ना ये एयर से रिएक्शन करता है। तो इसलिए हमें किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर्स को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है, टेफ्लॉन अ काइंड ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड एज ए कोटिंग टू मैन्युफैक्चर नॉन स्टिक कुकवेयर। पता भी होगा आपको, जो टेफ्लॉन एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो हमारे कुकिंग जो कुकवेयर्स होते हैं, नॉन स्टिक जो कुकवेयर्स हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है टेफ्लॉन प्लास्टिक की, ताकि हमारा खाना जो कि हमारा कंटेनर है उसके साथ स्टिक ना करे, चिपके ना। नेक्स्ट आपका बैकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स। जो भी आप हैंडल्स देखते हो कुकर वगैरह के, वो किस चीज़ के बने होते हैं, कौन से प्लास्टिक के बने होते हैं, बैकेलाइट प्लास्टिक के। क्यों बने होते हैं, क्योंकि बैकेलाइट एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड किचन वेयर। जो किचन वेयर बनाने के लिए या फिर फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेलामाइन का। शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश कैन बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। आपने देखा होगा जो हम ब्रश करते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट तो प्लास्टिक का बना होता है जिसको हम पकड़ते हैं, ग्रिप होती है जिसके साथ हमारी। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है जिससे हम जहाँ पे हम पेस्ट अप्लाई करते हैं, जिससे हम ब्रश करते हैं, जिसको हम ब्रिसल्स बोलते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि जो दोनों पार्ट हैं क्या वो सेम मेटेरियल के बने होते हैं, क्या सेम हार्डनेस होती है उनके अंदर, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ब्रिसल्स हैं वो बने होते हैं नाइलॉन फाइबर्स के। ब्रसल्स मतलब जहाँ पे हम पेस्ट अप्लाई करते हैं, जहाँ से हम ब्रशिंग करते हैं, तो जो ब्रसल्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, नाइलॉन फाइबर के। नाइलॉन फाइबर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लश्रस होता है, लाइट है वेट के अंदर, और इसको हैंडल करना क्या है, आसान है। मतलब एक तरह से ये जो हमारे जो गम्स वगैरह है उसको ये कोई भी नुकसान नहीं करते नाइलॉन के फाइबर्स। लेकिन जो हैंडल जो हम पकड़ते हैं, ब्रश का हैंडल, वो किस चीज़ का बना होता है, हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। हार्ड प्लास्टिक का क्यों बनाते हैं उसको, क्योंकि उसकी जो हमारे जो ग्रिप होती है हाथ के साथ वो क्या हो जाए, हार्ड मटेरियल की इजीली ग्रिप बन जाती है। इसलिए जो हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, हार्ड मटेरियल का। और जो हैंडल होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल, लाइफ पीरियड ज़्यादा होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन योर एडवाइस। जो आप प्लास्टिक यूज़ करते हो उसको क्या करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो पाए आपको अवॉइड करना चाहिए। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, आपको इस एडवाइस पे कमेंट करना है। जैसे कि आप जानते हो सभी, हमारी लाइफ के अंदर हर एक जगह पे हम जो प्लास्टिक है उसको यूज़ करते हैं। मतलब एक प्लास्टिक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है हमारे डेली लाइफ का। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले क्यों अवॉइड करना चाहिए आपको, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसको डिकम्पोज होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर नॉट इको फ्रेंडली, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छे नहीं माने जाते प्लास्टिक। अगर बंद किया जाएगा तो पॉइजनस फ्यूम रिलीज होंगे जो कि क्या करेंगे, एयर का पोल्यूशन। अगर मिट्टी में दबा दिया जाएगा तो मिट्टी की जो फर्टाइल पावर है उसको क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे। अगर इसको वाटर के अंदर डाल दिया जाएगा तो जो भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए खतरा बन जाएंगे ये। तो किसी भी तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समटाइम cows and other animals may eat plastic present in the garbage which may choke their respiratory system and even cause death। कई बार क्या होते हैं, जो हमारे एनिमल्स घूमते फिरते हैं इधर उधर, जो खुले घूमते हैं, वो क्या करते हैं, जो हम वेस्ट डालते हैं घर से बाहर, गार्बेज जो हम इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर से जो खाने का आइटम है, खाने के आइटम के साथ साथ जो प्लास्टिक वगैरह है वो भी साथ में खा लेते हैं वो एनिमल्स, जिसकी वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, चोक हो जाता है, और जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मतलब एक तरह से प्लास्टिक एनिमल्स को किल करने का भी काम कर रहा है यहाँ पे। प्लास्टिक लेफ्ट इन द सोइल रिजल्ट इन सोइल पोल्यूशन, बता चुके हैं आपको, सोइल पोल्यूशन होगा अगर सोइल के अंदर डाल दिया इसको हमने। प्लास्टिक बैग्स ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज को ट्रीट टू एक्वेटिक लाइफ, जो हमारा पानी के अंदर जो जीव है उनकी जिंदगी के लिए एक तरह का खतरा बन जाएगा हमारा प्लास्टिक। पोली बैग चोक द ड्रेन जो सीवेज पाइप है उसको क्या कर देंगे, चोक कर देंगे। ये सब क्या है हमारे प्लास्टिक के ऊपर, जो कि उसके क्या है, हमारे नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। आपको मैचिंग करनी है यहाँ पे,
चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ही आपको कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहले है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है आपका? ऐसा फैब्रिक है जिसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, जो जल्दी से क्या हो जाएगा आपका, रिंकल फ्री होगा आपका, तो उसको हम क्या बोल लेंगे? पॉलीस्टर की एक प्रॉपर्टी। तो इसको मैच करेंगे आप फर्स्ट को किसके साथ? डी के साथ। नेक्स्ट है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपको पता ही है, जो हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, जो ब्लैक कलर की कोटिंग, वो किस चीज़ की होती है? टेफ्लॉन की। तो यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। उसके बाद है आपका रेयन। रेयन का यूज़ कहाँ, रेयन को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है अकेला, जिसको बनाने के लिए हमें प्लांट मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, और उस प्लांट मटेरियल का नाम क्या है? वुड पल्प। तो रेयन को आप किससे मैच कर देंगे? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। नेक्स्ट देखिए नाइलॉन। नाइलॉन आपको पता ही है, ये एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है। इसको स्टील के कंपैरिजन में जो आपका नाइलॉन है क्या है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग्स। इसको बनाने के लिए, मतलब जो हम सॉक्स वगैरह बनाते हैं, जो पैरासूट्स वगैरह बनाते हैं, जो रोप क्लाइंबिंग्स के लिए जो हम रोप्स यूज़ करते हैं, तो उन सब को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नाइलॉन फाइबर का, जो कि स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में? स्टील मेटल के, स्टील एलॉय के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। जो हम सिंथेटिक फाइबर जो हम यूज़ करते हैं, उससे हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षण में सहायता मिलती है, हेल्प होती है। कैसे? आपको पता है सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर हैं। इनको बनाने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है? पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर डिपेंड है। इनको बनाने के लिए हमें किसी तरह का कोई प्लांट वगैरह या कोई एनिमल वगैरह किल करना नहीं पड़ रहा है। जैसे कि देखो, अगर कॉटन आपको बनानी है तो आपके लिए कॉटन प्लांट को आपको क्या करना पड़ेगा? हार्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वूल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे एनिमल है, शिप वगैरह है, उससे हम वूल लेंगे। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से हम नेचुरल फाइबर्स के अंदर जो हमारे प्लांट्स एनिमल है उनको हार्म करते हैं, हम किल करते हैं उनको। जैसे सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म को किल करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगी? सिल्क मिलेगी। तो जिससे क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इसको हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना प्लांट्स को ना किसी और चीज़ को। हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आप बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स का, उसका हेल्प कहाँ पे मिलता है? हमें हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक क्या है? एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? टेक अ स्मॉल पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल एंड कनेक्ट इट बिटवीन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। अभी फिगर दिखाएंगे आपको। तो मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, उसके बीच में आपको गैप रखना है, जहाँ पे हम क्या रखेंगे? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। फिर आपको कनेक्ट कर देना है सर्किट को, करंट पास करवाना है उसके अंदर से। अगर बल्ब ग्लो करता है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल रखने के बाद, तो आप बोल सकते हो कि आपका थर्मोप्लास्टिक क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर कोई करंट पास ना हो या बल्ब ग्लो ना करे, तो उसमें आप बोल सकते हो पुअर कंडक्टर और फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायग्राम में चेक कीजिए, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे बैटरी नज़र आ रही है आपको। बैटरी के बाद ये बैटरी आपकी, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। एक तार आपका यहाँ लगा दिया गया है, एक वायर आपकी यहाँ लगा दी गई है, और किससे कनेक्ट कर दिया गया है? इसको बल्ब से। अभी यहाँ पे बल्ब को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया गया है ब्लैक वायर से, बीच में आपका क्या लगा दिया गया है? यहाँ पे कंडक्टर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से करंट इजिली पास हो जाए। तो जैसे ही आप बैटरी को स्विच ऑन करते हैं, ये तार प्रॉपर लगाते हैं, वैसे ही क्या होगा? आपका बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो होगा। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये दिख रहा है आपको, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? कंडक्टर लिया है, लेकिन आपको क्या डालना है? आपको डालना है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक देखिए, बैटरी सेम है आपकी, वही सेटिंग है, एक रेड वायर है आपकी, एक
ब्लैक वायर है। किसके साथ जोड़ दिया गया है इस वायर्स को? बल्ब के साथ। चेक करना है आपको बल्ब ग्लो करेगा या फिर नहीं करेगा। और बीच में अभी हमें यहाँ पे क्या लगा दिया है? थर्मोप्लास्टिक। जैसे ही हम बैटरी को अरेंज करेंगे, तार वगैरह लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है।